नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्क्रिय किए जाने और पूर्ण राज्य का दर्जा हटाने के 1 साल और 10 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की 8 पार्टियों के 14 नेताओं से पीएम आवास पर 3.5 घंटे की मैराथन बैठक की। इस बैठक से राज्य में राजनीतिक हालात फिर सामान्य होने की उम्मीद बंधी है। हालांकि बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत कश्मीर के नेता पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने के साथ ही अनुच्छेद 370 की बहाली पर अड़े दिखे। महबूबा मुफ्ती ने बैठक में भी पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा उठाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर जोर दिया ताकि चुनाव का रास्ता साफ हो सके। सूत्रों के मुताबिक गतिरोध के इस दोराहे का मध्य मार्ग भी तलाश लिया गया है। यह फॉर्मूला अनुच्छेद 370 की वापसी की बजाय जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधान लागू करने का हो सकता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 371 हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड समेत देश के 11 राज्यों में लागू है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य के परिसीमन का काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। तब तक अनुच्छेद 371 के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। वैसे अनुच्छेद 371 देश के जिन 11 राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में लागू है, वहां पर राज्य की स्थिति के हिसाब से अलग अलग प्रावधान हैं। मिसाल के तौर पर हिमाचल में इस कानून के तहत कोई भी गैर हिमाचली खेतों की ज़मीन नहीं खरीद सकता। मिजोरम में कोई मिजो आदिवासी ज़मीन नहीं खरीद सकता, मगर सरकार उद्योगों के लिए ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है। स्थानीय आबादी को शिक्षा और नौकरियों में विशेष अधिकार मिलते हैं। इस कानून के तहत मूल आबादी की परंपराओं से विरोधाभास होने पर केंद्रीय कानूनों का प्रभाव सीमित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के कुछ विशिष्ट इलाकों में ऐसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली की क्षेत्रीय दलों की मांग कमजोर पड़ जाएगी। गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में परिसीमन के फॉर्मूले पर स्पष्ट सहमति नहीं दिखी और इसकी वजह कुछ खास है। राज्य में कुछ विधानसभा सीटों को एसटी के लिए आरक्षित किया जाना है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित 7 सीटों के रोटेशन के अलावा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10 से 12 सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। राज्य विधानसभा सीटें मौजूदा 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 अतिरिक्त सीटें खाली रहती हैं। शरणार्थी इनमें से 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू के हिस्सेदारी क्षेत्रफल में करीब 26% और आबादी में करीब 43% है। वहीं कश्मीर की हिस्सेदारी क्षेत्रफल में करीब 16% और आबादी में करीब 55% है। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि परिसीमन की 7 सीटों में बड़ा हिस्सा जम्मू का होगा और उन्हें शेड्यूल कास्ट के सीटों के रोटेशन पर ऐतराज़ है, क्योंकि कश्मीर में 97% मुस्लिम आबादी है। इससे एससी सीटों के होने का फायदा अधिक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की 12वीं की परीक्षा से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश ने कहा कि वह 11वीं और 12वीं की परीक्षा लेने के निर्णय पर कायम है। इस पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले आप ठोस योजना बताइए कि परीक्षा के दौरान हजारों छात्रों के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे कराएंगे। यदि परीक्षा के दौरान एक भी छात्र को कोरोना से नुकसान या मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद आंध्र प्रदेश ने गुरुवार देर शाम 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 83 दिनों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। फिलहाल कुल सक्रिय मामले 6,12,868 रह गए हैं और इससे पहले 1 अप्रैल को 6,10,929 सक्रिय मामले थे। तब से आंकड़ों में लगातार इजाफा हुआ था और 9 मई को ये 37 लाख के पास पहुंच गए थे। हालांकि तभी से गिरावट का दौर जारी है और पीक से तुलना करने पर देखा जाएगा कि एक्टिव केसों की संख्या में 80% तक की कमी आई है। बीते 24 घंटों में 51,667 नए केस मिले हैं, जबकि 64,527 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। एक तरफ नए केसों में कमी, रिकवरी में तेजी और वैक्सीनेशन की गति पकड़ने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में पैदा हुए ऑक्सीजन संकट से काफ़ी हाहाकार मचा था। तब बड़े बड़े शहरों में लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑक्सीजन ऑडिट टीम बनाई गई थी, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट अब सामने आई है। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा तब किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक जब दिल्ली सरकार द्वारा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग का शोर मचाया जा रहा था, तब दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली की इसी मांग के कारण करीब 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई थी, क्योंकि तब की जा रही मांग के अनुसार दिल्ली में ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई की जा रही थी। टास्क फोर्स की ओर से सुझाव दिया गया है कि देश में ऑक्सीजन निर्माण के लिए एक नीति होनी चाहिए। बड़े शहरों के आसपास ही निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि 50% तक सप्लाई यहां से ही हो सके। इसके लिए दिल्ली और मुंबई को प्राथमिकता दी जा सकती है। आज देश में आपातकाल लागू किए जाने की 46वीं सालगिरह है। 46 साल पहले इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति के अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। प्रेस सेंसरशिप, नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर जबरन झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जाना और ऐसे कई फैसले रहे जिसकी वजह से भारत के आपातकाल को देश का सबसे काला दिन कहा जाता है। आपातकाल के दौरान जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी, लेकिन आपातकाल के विरोध में आवाज बुलंद करने वालों के हौसले बचे हुए थे और उन्होंने इस काम को बखूबी किया है। इसी का नतीजा था कि 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 को देश से आपातकाल हटा लिया गया।